हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेक्ट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारी क्लास जैसे देख सकते हैं कि डीवी स्किप को लेके है और कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसका रिप्लाई दूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। तो जैसे कि डीवी स्किप बताते हैं हर शाम को जब भी होता है, तो ताकि आप उसका आकलन कर सकें कि डेली कितना हो रहा है, उसके माध्यम से खुद भी अनुमान लगा सकें कि कट ऑफ क्या जा सकती है, किसके बाहर होगी या अंदर रहेगी। तो चलिए बता देता हूँ, आज का जो डीवी स्किप है वो काफ़ी सुकून देने वाला है और ऐसा लग रहा है जैसे बीपीएससी रिजल्ट का असर लेखपाल पे भी पड़ने लगा है। जब से वहाँ की ज्वाइनिंग बांटी गई है, खासकर उसके बाद से, क्योंकि पिछले वीकेंड पे जो था फ्राइडे को, उसमें भी कम से कम पहले दूसरे शिफ्ट में 120 के आसपास बन रहा था, 115 से 120 के। आज भी लगभग वैसे ही बना है। तो फर्स्ट शिफ्ट का चलिए मैं बता देता हूँ। पहली शिफ्ट की बात करें हम, तो 64 65 मुझे बताया गया था जो मुझे पता चला है। तो मैं जैसा कि मैंने कहा, इस बार मैं कम कम वाली वैल्यू लेके चलूँगा। तो 64 मान के चलिए कि 64 के आसपास पहली शिफ्ट बता देता हूँ ये कितना रहा आज का। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि फर्स्ट शिफ्ट का हमें 64 के आसपास देखने को मिला है और सेकंड शिफ्ट हमें 58 के आसपास देखने को मिला है। तो इसमें दे दीजिए 60 60 120 122, टोटल 122 हुआ है आज का डीवी स्किप, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, बहुत ही बेहतरीन है। डीवी जो भी बीपीएससी रिजल्ट रिसेंटली रिजल्ट आया उसका असर लगभग जैसे अचानक से देखने को मिल रहा है ज्वाइनिंग के बाद, खासकर जब से बटे ज्वाइनिंग पत्र वहाँ पे नियुक्ति पत्र, तब से 122 बहुत अच्छा आंकड़ा है। डेली इसी तरह का रहेगा तो कट ऑफ जो हम सोच रहे हैं उससे भी कमी हो जाएगी और एक कंट्रोल में रहेगा। तो प्लीज़ जिनका भी पहले से ही किसी अच्छी जॉब में कार्यरत हैं, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि हमने जो नियुक्ति ले ली, ज्वाइनिंग लेटर ले लिया हमने लेखपाल का, बट हमने किया नहीं, हमने ठोकर मार दिया सरकारी जॉब को, तो इस तरह का दिखावा करने से बेटर है प्लीज़ किसी जिसकी ज़रूरतमंद है, उसको जॉब की ज़रूरत है, उसको लेने दें। डीवी स्किप कर दीजिए आप, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर आप पहले से ही कार्यरत हो सरकारी में। दूसरे के घर सुधर जाएगा, हो सकता है उसमें पैक इकलौता कमाने वाला हो वो, और उसकी उम्र भी लास्ट हो ये, ताकि वो सरकारी एग्ज़ाम दे पाए वो वाली। तो प्लीज़ डीवी स्किप कर दीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो भी बता देता हूँ मैं। इसमें सबसे पहले मैं आता हूँ डीवी जिनका छूट गया है किसी कारणवश, जानबूझ के नहीं, उनके लिए बताता हूँ मैं। तो चलिए सीधे लेटर दिखाता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं कि आज 6 था, 6 आज संपन्न हो गया है, अब इतना बाकी है। 30 तारीख को देख सकते हैं, जैसे कि 30 को सिर्फ 133 लोगों का डीवी है। इसी दिन वो डीवी करा सकते हैं जिनका भी डीवी छूटा हुआ है किसी भी कारणवश। ठोस रीज़न होना चाहिए आपका। एप्लीकेशन लिखिए आयोग के नाम का, आयोग में जाके जमा करिए एप्लीकेशन, और 30 तारीख से 11 बजे के पहले जमा कर दीजिए। नॉर्मल एप्लीकेशन है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें डिफिकल्ट नहीं लिखना, जैसे आप स्कूल के लिए लिखते थे फीस माफ़ी ये सब चीज़ों के लिए, वैसे ही दीजिए। रीज़न दे दीजिएगा डीवी फिर से कराने के संबंध में, छूट गया था जो, तो वो चीज़ें इसमें मेंशन कर दीजिएगा। तो उसमें मेंशन कर देंगे तो जाके जमा कर दीजिए आयोग। एक दिन पहले चले जाइए, उस दिन मत जाइए 30 को, तो आप आराम से उस दिन करा सकते हो। चलिए मैं इसके बारे में जो आयोग ने पहले कहा था वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि देख सकते हैं इसमें आयोग ने क्या कहा है कि अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि अर्हता अभिलेख परीक्षण तो अनुपस्थित रहता है, तो इसकी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30 जो आपके लिए मेन है वो देखिए, 30 को है, 11 बजे के पहले कार्यालय में जाके एप्लीकेशन देना होगा आपको। 11 बजे के बाद आपका डीवी हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, लेकिन आयोग के नाम का ही जारी देना होगा। एक सॉलिड रीज़न भी बताना होगा इसे आप में, क्योंकि नॉर्मल तरीके से वो नहीं लेंगे, तो आप एक सॉलिड रीज़न दीजिए। अगर आप बीमार थे तो एक मेडिकल ले जाइए, बहुत आराम से हो जाएगा तब आपका। तो जो लोग छूटे थे, जो पूछ रहे थे सर कब करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, कहाँ देना होगा, कहाँ जाना होगा, तो ये मैंने बता दिया है आपको। आयोग जाइए, आयोग में ही जाके दीजिए। जहाँ डीवी हो रहा है वहाँ अगर सर लोग होंगे वहाँ पे उनको दे दीजिए। अगर वो जैसा बताते हैं, अगर कि अलग बिल्डिंग में जाके देना, मतलब नीचे फ्लोर पे, तो वहाँ देना है तो वहाँ दे दीजिएगा। बट जाके अभी चले जाइए 30 तक का। 30 का इंतज़ार मत कीजिए, 30 का, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे उस दिन, हौच पौच होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको हो सकती है वहाँ पे। चलिए बाकी चीज़ बताता हूँ मैं। और डीवी स्किप की बात करें हम, तो टोटल जो डीवी स्किप अभी तक अगर हम देखें तो लगभग 26 दिन के आसपास हुआ है। तो अगर मान लें हम, तो 3,000 के आसपास, 3,000 के आसपास डीवी स्किप हुआ है अभी। और एंडिंग तक इसका हम 5,000 तक उम्मीद कर रहे हैं, हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना कह सकता हूँ कि 3,000 के आसपास डीवी स्किप टोटल हो चुके हैं अभी तक। और मानने वाले माने, नहीं माने तो कोई बात नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है इसके कि मैं बहुत ही सबूत पेश कर दूंगा। ये एक जनरल है, जैसा बताया जा रहा है वैसे ही बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लीजिए हो रहा है, वैसे मान लीजिए नहीं भी हो रहा है, तो सिर्फ एक निगेटिव से बेटर आप पॉजिटिव चले। मान लीजिए हो रहा है। चलिए यार नेक्स्ट देखते हैं। फिर मैं इसमें एक चीज़ पूछी गई थी मुझसे कि सरकारी जो पहले से जॉब में कार्यरत हैं उनको प्रपत्र भरते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी उन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ। चलिए
देखिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी तो नहीं है क्योंकि नॉर्मली भरना है पूरा एक जैसा ही, स्कूल का नाम, माता-पिता का नाम, हर चीज़ आपको भरना ही भरना है। जैसे बेरोज़गार करेंगे वैसे ही जॉब गवर्नमेंट जॉब में पहले से है, वो लोग भी भरेंगे इसी तरह। बस एक चीज़ अलग क्या बनाती है कि आपको अपनी जॉब के बारे में बताना है कि नियुक्ति है, नहीं है, छोड़ दिया है, अगर क्या है, पूरा विवरण देना है आपको। एक चीज़ बता दूँ मैं कि एनओसी बहुत जगह नहीं दे रहे हैं, बहुत जगह आराम से भी मिल जा रहा है। तो एनओसी मिल जाए तभी लेके आइएगा, अदरवाइज़ एनओसी अगर नहीं रहेगी आपके, और एनओसी भी उनको ओरिजिनल चाहिए, ध्यान रखिएगा। वो एनओसी ओरिजिनल चाहिए, वो कोई डुप्लीकेट या फ़ोटोकॉपी इस टाइप में नहीं लेंगे, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वो सब चीज़ें नहीं लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, एनओसी ओरिजिनल चाहिए, और उन्हें लेके जाएंगे तभी होगा, अदरवाइज़ भगा देंगे वो। तो चलिए मैं पहले बताता हूँ, प्रपत्र अगर एक में आते हैं, तीन में, प्रपत्र के एक पार्ट तीन में आते हैं, सॉरी दो में, तो हम देख सकते हैं 12वां क्या है, पद का नाम। आप जिसमें अगर इस समय कार्यरत हो, अगर इस समय आप अगर कार्यरत हो और तो आप विवरण दोगे, लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब से जैसे आपने छोड़ दिया है, कोई तैयारी कर रहे हो, तो आपको विवरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जाके डीवी करा सकते हो। अगर आप इस सरकारी विभाग में कार्यरत हो तो उसका विवरण यहाँ देंगे कि पद का नाम क्या है। उसके बाद वेतन बताएंगे, अपना वेतन का क्रम बताएंगे, ग्रेड पे जो होता है। उसके बाद जिस जगह पे आप काम करते हो उसका विवरण देंगे, पता देंगे, आपने वहाँ कब ज्वाइन किया था, और नियुक्ति का स्थान क्या है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूँ कि 28 जनवरी 2022 के पहले की ज्वाइनिंग के लिए ही एनओसी लग रही है, उसके बाद के लिए नहीं लग रही है। अगर आपकी ज्वाइनिंग 28 जनवरी 2022 के पहले की है तो आपको एनओसी देना ही देना पड़ेगा। तो ये एक ज्वाइनिंग टाइम में ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं प्रवेश तिथि बता रहा हूँ आपको। फिर नियुक्ति का स्थान क्या है, और उसके बाद अगर आपने पद त्याग दिया है, और आप जैसे मान लीजिए दूसरी जॉब लगी है आपकी, पहली वाली गवर्नमेंट जॉब क्या थी, तो उसका विवरण आप दे सकते हो। अगर अगर आपने यहाँ पे कंटिन्यू जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे प्रेजेंट समय में आप कार्यरत लिख सकते हो कि कार्यरत, कार्यरत और एनओसी अवेलेबल, एनओसी अवेलेबल यहाँ लिख सकते हो। अगर आपने छोड़ दिया है या फिर आप छोड़ के ही आए हो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि इस स्थिति में मैंने छोड़ दिया है तब आया हूँ, तो इसलिए एनओसी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कार्यरत हो तभी पड़ेगी, सरकारी में हो तो ज़रूरत पड़ेगी। सरकारी के किसी भी संविदा पे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, इन सब चीज़ों में एनओसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से अर्ध प्राइवेटी टाइप होता है, कभी भी नौकरी से निकाल देंगे तो आप पहले हट जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चलिए मैं दूसरा बताता हूँ प्रपत्र में। फिर हम प्रपत्र अगर तीन में आते हैं तो प्रपत्र तीन में देखिएगा ये विगत एवं वर्तमान नियुक्ति का विवरण। इसमें भी आपको आपके विवरण देना है, जिस तिथि से आपने ज्वाइन किया है, जिस तिथि तक आज तक लिखोगे आप प्रेजेंट, यहाँ पे वर्तमान लिख के आप आज की डेट लिख दोगे जब कराने जाओगे डीवी। और उसके बाद पद का, किस पद पे आप काम कर रहे हो, उसकी नियुक्ति का स्वरूप क्या है, किस माध्यम से आप पेपर वहाँ पे दे के गए हो। जैसे आपने रेलवे किया है तो आपने कहोगे कि ग्रुप डी 2019 वैकेंसी या 18 वैकेंसी, जैसे भी हो आपका वहाँ लिखना है, और पद का नाम लिखना है आपका, वेतन क्या, क्रम क्या है, मतलब कौन सा पे ग्रेड है और क्या वेतन आपको मिल रहा है, वो चीज़ें विवरण देनी है यहाँ पे। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, जिनका छूट गया है या फिर किसी में, तो वो ये सिर्फ सेवा में सचिव ये लिख दें, और उसके बाद यहाँ पे विषय लिख के अपनी चीज़ें लिखें फिर से डीवी कराने के संबंध में, फिर महोदया महोदया, फिर अपनी विवरण पूरा लिख दें। तो इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं आप। चलिए दूसरा बताता हूँ। फिर ये प्रपत्र टू में आता है। प्रपत्र टू में देखें तो ऊपर देखिए क्या लिखा है 9वें नंबर पे, कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो पूर्ण विवरण तथा पते जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया हो या जहाँ वह इस समय काम कर रहा हो। देखिए जहाँ पे अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखोगे, अगर जहाँ पे लिखा है कि छोड़ने के कारण या कुछ भी, तो वो अगर छोड़ने के कारण नहीं है तो हटा दीजिए, आप वहाँ पे कुछ मत लिखिए, कि वहाँ पे सिर्फ इतना लिख दीजिए वर्तमान में भी कार्यरत, ये लिखिए। तो जैसे कि स्टार्टिंग में देख सकते हैं क्या लिखा है, पद का नाम, आपको पद का नाम लिखना है, छोटा छोटा लिखिएगा क्योंकि एक ही में भरना है। जिस पर काम किया हो या काम कर रहे हो या कार्य का विवरण, आप पद का नाम, उसका कार्य क्या होता है वो लिखना है आपको। कब से आपने ज्वाइन किया था, यहाँ पे आप वर्तमान लिख दोगे, वर्तमान की डेट जब आप डीवी कराने जाओगे। उसके बाद कार्यालय, फर्म, संस्था का आपको पूरा नाम लिखना है, छोटा छोटा लिखिएगा, आधे नाम लिख दीजिए, फिर पूरा पता लिखना है आपको, पिन कोड के साथ लिखिएगा। उसके बाद पिछली नौकरी छोड़ने के कारण, तो नौकरी नहीं है तो पिछली यहाँ पे कुछ आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कोई कारण नहीं है आपके पास, आप वर्तमान में भी कार्यरत हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्तमान में भी कार्यरत। तो ये ऑप्शन काट के, तो ये है उनका जो सरकारी जॉब में है। और देखिए ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए कॉमन है, सिर्फ एक जॉब का ही विवरण आपको देना है, जो कि ऐसा होना चाहिए था। उसके बाद नहीं आप, ये दंड वाला है कि आपको किसी से दंड मिला है सरकार की तरफ से, या विश्वविद्यालय में कोई केस चला हो आप पे, या किसी भी वजह से कोई केस चला हो, या पकड़े गए हो आप, ये इन सब चीज़ों के बारे में है। तो ये चीज़ें हैं, और आई होप कुछ हेल्प हुई आपके। और घबराइए नहीं, एनओसी लेके जाइएगा, एनओसी मस्ट है। एनओसी नहीं मिले तो प्लीज़ जॉब छोड़ के मत जाइएगा कि हम लेफ्ट कर दें, क्योंकि ये आयोग है, आयोग खेला बहुत खेलता है।
कभी भी हो सकता है कट ऑफ कुछ भी दे दे वो, आप जो इस नंबर पे सेफ समझ रहे हो अपने आप को, क्या पता उसके ऊपर चली जाए या पता उसके बहुत नीचे चली जाए। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, तो एनओसी लेके ही जाइएगा। बहुत जगह मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत जगह बहुत आराम से दे रहे हैं, बहुत जगह नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं नहीं देंगे। तो इस तरह से लड़िएगा नहीं। आप एक पहले से कार्यरत हो सरकारी जॉब में, कोई दिक्कत नहीं है, अगर एनओसी नहीं मिलती है स्किप करिए, दूसरे को भी मौका लेने दीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। कल फिर से बताऊंगा, जैसे भी डीवी स्किप रहेगा या कोई भी यूपीटर प्रेसी या किसी भी एग्जाम का अपडेट आता है तो मैं तुरंत बताने की कोशिश करूंगा। चैनल पे न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत तक देखा करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।